हर क्लास में आपका बहुत बहुत दिल खोल करके स्वागत है। आज आप देखने चल रहे हैं भारत का इतिहास और यह आपका जो विषय है वह है आपका राजनीति विज्ञान। जो भी विद्यार्थी बीए थर्ड सेमेस्टर में राजनीति विज्ञान लिए हैं यानी जिसका पॉलिटिकल साइंस है उनके लिए यह क्लास बहुत शानदार मजेदार होने वाला है। आपको यह क्लास हम शुरू से पढ़ा रहे हैं और अंत तक पढ़ाएंगे। एक चैप्टर पर लगभग 1-2 से 3 वीडियो बनाएंगे क्योंकि आपको हम बस सरसरी निगाहों से नहीं बताएंगे, आपको पूरा विस्तार बताएंगे ताकि आप अपने परीक्षा के साथ साथ आप कंपटीशन एग्जाम के लिए भी तैयार हो जाएं और आप अच्छा पकड़ अपने विषय में बना ले। इसलिए हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ आइए और हम आपके इस मिशन को, आपके जो बीए थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा होगी उसमें हम आपको अव्वल दर्जे से पास करवाने का प्रयास करेंगे। एकदम आपका मजेदार और स्वागत है आपका। आइए, तो आपका जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है, आप जानते हैं टोटल 8 यूनिट होते हैं और फर्स्ट यूनिट की हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है उत्तर औपनिवेश भारत में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया और लोकतंत्र के आयाम, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। देखिए, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हम उसके भूमिका के बारे में जानते हैं, उसकी क्या भूमिका है, यानी कि उसकी क्या पृष्ठभूमि है। तो अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो आपको यहां पर एक बहुत ही बड़ा शब्द दिख रहा होगा, लोकतांत्रिकरण। लोकतांत्रिकरण यानी कि लोकतांत्रिकरण क्या है। तो ऐसे यह पता चल रहा है कि आप कक्षा 9 में, 10 में, 8 में आपको पढ़ाया गया होगा कि लोकतंत्र का मतलब होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों द्वारा लोगों का शासन, यानी कि एक ऐसी स्थान जहां पर जनता द्वारा सरकार बनाई जाती हो या जहां पर लोगों द्वारा शासन किया जाता हो या लोगों द्वारा जो है कि वहां की सभी सिस्टम संचालित की जाती हो, उसे हम कहते हैं लोकतंत्र। तो अगर इस लोकतंत्र के इस कड़ी की हम बात करें तो यहां पर लोकतांत्रिकरण क्या है। तो जो हमारा भारत था, यह हमारा भारत जो है लगभग 195 वर्षों से ज्यादा अंग्रेजों का गुलाम था। यहां पर बहुत से आए, डच आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, यहां पर बहुत से लोगों ने आया और सब यहां पर आए और क्या किया, यहां के धन को लूट करके, यहां के तमाम खदानों को समाप्त करके, यहां की जो हीरा मोती जो जड़ियां थी सबको समाप्त करके वो इसको एकदम कंगाली हालत में छोड़ करके चले गए। और सबसे ज्यादा अगर इसको किसी ने तबाह किया तो अंग्रेजों ने किया 195 वर्षों तक। और जब अंग्रेज यहां से गए तो आप जानते हैं कि हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। जब बच्चों 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आजादी मिलती है तो उस टाइम हमारा देश उस स्थिति में होता है, इसके पास एक माचिस की डिब्बी या बनाने की भी जो है कि क्षमता ताकत नहीं होती है। ऐसे उसके अर्ध हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति को इतना उसका शोषण कर लिया जाए, इतना उसका शोषण कर लिया जाए, यानी कि उसका शारीरिक शोषण इतना किया जाए कि अंत में उसको उस हालत में छोड़ दी जाए जैसे ये पता लगे कि अब और तब में इसकी मृत्यु हो सकती है। और ऐसी स्थिति में अगर वो फिर से उठ करके खड़ा होना चाह रहा हो तो आप कल्पना करिए उसके लिए कितना ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, उसको कितनी सुविधाओं की आवश्यकता होगी, उसको कितनी सिस्टम तैयार करने पड़ेंगे, तब वो फिर से वो अपने उसी जोश में आ सकता है। तो यही हालत रही होगी भारत की। तो भारत में जब बात होती है लोकतांत्रिकरण की तो सबसे पहली चीज क्या होता है कि यहां पर जब अंग्रेजों द्वारा 15 अगस्त 1947 को जो भारत छोड़ करके जाते हैं तो उसी समय भारत को एक नया रूपरेखा तैयार करने का मौका मिलता है और भारत आजाद हो जाता है। और यहां पर जो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होती है तो आप पॉलिटिकल साइंस के दृष्टि से देखें कि पॉलिटिकल साइंस में 2 प्रकार के लोकतंत्र की बात किया गया है। पहले जो है कि सुपिटर महोदय जो है कि सॉम्पीटर और रॉबर्ट डाल और सॉम्पीटर ने जो लोकतंत्र की परिभाषा दिया, लोकतंत्र का मतलब बताया
उनके अनुसार जो है प्रक्रियात्मक लोकतंत्र या न्यूनतम लोकतंत्र। और इसी में जो दूसरा बताया है वह मार्कल ने बताया है। मार्कल के अनुसार वास्तविक अथवा सघन या अधिकतम लोकतंत्र, वास्तविक लोकतंत्र और प्रक्रियात्मक लोकतंत्र। तो जो रॉबर्ट डाल और शोम्पेटर ने बताया था, ध्यान दीजिएगा, पूछता है कि रॉबर्ट डाल का लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया क्या थी, तो उनका जो प्रक्रियात्मक लोकतंत्र था क्या था, प्रक्रियात्मक या न्यूनतम लोकतंत्र। इनमें यह बताया जाता था इनके अनुसार कि कोई भी किसी भी जगह पर यानी सभी व्यक्ति स्वतंत्र हो, वयस्क मताधिकार की बात होती हो, और इसके साथ साथ इन्होंने यह बताया था कि यहां पर ज्यादातर इनके अनुसार उस स्थान की बात की गई, ऐसे जगहों की बात की गई यानी कि हर व्यक्ति स्वतंत्र हो और साथ साथ उसके पास वयस्क मताधिकार का प्रयोग हो। तो ये इन्होंने कम स्थानों की बात यानी कम लोगों की बात कही थी। लेकिन जो मार्कल महोदय ने बताया, मार्कल महोदय ने वास्तविक लोकतंत्र की किया। उन्होंने बताया कि वयस्क मताधिकार के साथ सभी व्यक्तियों के स्वतंत्र होने के साथ साथ वहां पर स्वतंत्र सरकार भी होनी चाहिए, वहां पर संख्या भी बहुत होनी चाहिए, हर व्यक्ति को सुविधाएं हों। तो यह बात तो इन लोगों ने दिया था। लेकिन अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र का मतलब होता है, लोक मतलब लोगों द्वारा और तंत्र मतलब शासन, यानी एक ऐसा स्थान जहां लोगों द्वारा शासन किया जाता हो, यानी अपने प्रतिनिधित्व द्वारा सरकार बनाई जाती हो, उसे हम कहते हैं लोकतंत्र। और लोकतंत्र का सबसे सरल परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया है, जनता द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार क्या कहलाती है, लोकतंत्र कहलाता है। इस बात को किसने बताया था, अब्राहम लिंकन ने बताया था, अमेरिका के राष्ट्रपति। अब ये हमारा था अब्राहम लिंकन का। अब देखिए इसके बाद हम जो लोकतांत्रिकरण की अवधारणा है यह कैसे आई, इसको हमने आपको बता दिया कि यानी एक ऐसे समाज का निर्माण हो जिसमें लोगों का शासन हो, लोगों द्वारा सरकार हो और लोग स्वतंत्र हो, उनके पास संप्रभुता भी हो। क्योंकि संपूर्ण देश में बहुत से, पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर लोकतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं है। वहां पर ऐसी व्यवस्था है कि वहां पर राजतंत्र आज भी है। अगर राजतंत्र नहीं है तो वहां पर हम कह सकते हैं कि वहां पर जो है, जो चीन की व्यवस्था है, जो उत्तर कोरिया की व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्थाएं अलग अलग जगहों पर देखने को मिलती है। अब बात आ रही है दूसरी हेडिंग की, जो सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग है, वह है देशी रियासतें एवं उनकी एकीकरण। तो आपके ध्यान में आ रहा होगा कि देशी रियासत क्या है। हम उसी टाइम की बात कर रहे हैं जब अंग्रेज थे। जब अंग्रेज थे तो देशी रियासतें वो थी जिसको छोटे छोटे रजवाड़े के रूप में भी जाना जाता था। या वो अंदर से तो स्वतंत्र थे लेकिन ये बृहद रूप से स्वतंत्र नहीं थे। आंतरिक रूप से इनके अंदर इनको लगता था कि मेरे पास पावर है, मैं राजा हूं, लेकिन जब उसको बड़े पैमाने पर मापा जाता था तो उनके पास अधिकारें नहीं होती थी। ऐसे हम कह सकते हैं कि देशी रियासतें यानी कि भारत में वह छोटे छोटे राजे रजवाड़े जिन पर खुद का वहां के स्थानीय राजा का शासन होता था, उसी को हम बोलते थे देशी रियासत। और यह देशी रियासत जब आजादी मिली हमको और जब भारत आजाद हुआ उस टाइम क्या होता है, जब आजादी के टाइम अंग्रेज यह कहते हैं कि जो देशी रियासतें हैं इनके पास 3 विकल्प हैं। देखिए कितने विकल्प इन्होंने दे करके गया इनको, 3 विकल्प। पहला विकल्प इन्होंने क्या दिया, अंग्रेजों ने कहा कि आप एक स्वतंत्र राज्य बना सकते हैं। उनको कहा कि आप एक स्वतंत्र राज्य बना सकते हैं। दूसरा उनसे कहा कि आप भारत में मिल सकते हैं। तीसरा उनको ऑप्शन दिया कि आप पाकिस्तान जा सकते हैं। ऐसे करके इन्होंने यह बात कही और उस टाइम लगभग 562 रियासतें थीं। 562 से अधिक रियासतें थी, लगभग 562 रियासत। अब ये लोगों को जब इतना ऑप्शन मिला तो यहां पर एकीकरण की जो जिम्मेदारी सबसे ज्यादा दी गई थी, वह जिम्मेदारी किसे दी गई थी? वह जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था, जिसको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को
इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी और इसमें 3 व्यक्ति थे, एक अंग्रेज भी था, लॉर्ड माउंटबेटन, बीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 3 व्यक्तियों ने मिलकर के इन 562 रियासतों को मिलाने का काम किया भारत में। जबकि 562 रियासतों में सभी रियासतें तो मिल जाती हैं, लेकिन 3 रियासत ऐसी होती हैं कि जो नहीं मिलती हैं। एकीकरण की विलय की प्रक्रिया जो हम आपको बताएंगे उसमें ये तीनों बता रहे हैं। चलिए, तो आप ये जान लिए कि एकीकरण कैसे हुआ। 3 व्यक्तियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था उन राज्य रजवाड़ों को भारत में मिलाने का। अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो 562 रियासतें नहीं मिलती, तब क्या होती भारत की स्थिति। तब आपको पता है कि भारत में कुल 562 देश बन जाते, छोटे छोटे, और प्रत्येक देश में जाने के लिए आपको वीजा और पासपोर्ट की जरूरत होती। आपके पास पासपोर्ट होता, आपके पास वीजा होती, तभी आप जा सकते थे। मान लीजिए कि अगर आपको उत्तर प्रदेश से बिहार जाना है, तब तक पता लगा कि कई राज्य वहां पर कई छोटे छोटे रजवाड़े हैं, अब वो कहेंगे हम अपने यहां नहीं आने देंगे, हम अपने यहां नहीं। ये भारत टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाता। अभी तो उसके कम टुकड़े हुए थे, अभी तो उसके पाकिस्तान हुए थे, अफगानिस्तान हुए थे, म्यांमार हुए थे, बांग्लादेश हुआ था। लेकिन अगर यह चीज कहीं लागू हो गया होता तो लगभग भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाते, एक एक छोटे छोटे हिस्से हो जाते। अब समझिए कि कितना होता देश यहां पर। लेकिन सरदार पटेल, लॉर्ड माउंटबेटन और बीपी मेनन, ये 3 व्यक्ति, लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाया और सभी रियासतों को मिला लिया। अब इनके विलय की प्रक्रिया यही थी कि इनको भारत में प्रस्तावित करके भारत के तमाम सुख सुविधाएं दे करके इनको मिलाया गया। और इसमें जो है कि सबसे एकीकरण की जो विलय की प्रक्रिया हुई, इसमें 3 राज्य जो है कि सबसे ज्यादा बदमाशी करने लगे थे। 3 छोटे छोटे राज्य थे। वह कौन कौन सा था, ध्यान दीजिएगा। वह जो 3 राज्य थे आपके, वह 3 राज्यों में आपका हैदराबाद आ गया 1, जम्मू कश्मीर 2 और जूनागढ़ 3। ये 3 राज्य थे। हैदराबाद था, कश्मीर थी और आपका था जूनागढ़। ये 3 राज्य जो आपके थे, यह 3 राज्य मिलने के लिए तैयार नहीं थे। अब देखिए तीनों का क्या प्रस्ताव था, ध्यान दीजिएगा। हैदराबाद कह रहा था कि हम स्वतंत्र राज्य बना करके रहेंगे। कश्मीर भी स्वतंत्र राज्य के चक्कर में था और जूनागढ़, हैदराबाद का विचार था को पाकिस्तान चला जाए और यह स्वतंत्र राज्य के चक्कर में था। और जूनागढ़ का भी यही विचार था, वह चला जाएगा पाकिस्तान। अब देखो, अब आप बताइए कि जूनागढ़ जो आपका था वो गुजरात में और कश्मीर स्वतंत्र राज्य के चक्कर में था, हैदराबाद भी वहां जाना चाहता था। लेकिन यहां पर मामला क्या हुआ कि यहां पर मुस्लिम बहुत थे, हैदराबाद में। और जब मुस्लिम यहां पर अधिक थे तो इसलिए यहां का जो राजा था, शासक था, वह जाना चाहता था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और लॉर्ड माउंटबेटन और बीपी मेनन ने यहां पर आर्मी की फोर्स भेजी और आर्मी की फोर्स भेज करके यहां पर जबरदस्ती कब्जा किया। क्योंकि एक बात यह भी लिखा था, आप पुलिस का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन आर्मी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही बुद्धिमानी से यहां पर आर्मी को फोर्स भेजा, लेकिन पुलिस के वर्दी में। और इन्होंने पुलिस के वर्दी में पुलिस जो है कि भेज करके इसको भारत में मिला लिए। उसके बाद कश्मीर के लिए पाकिस्तान जब चढ़ाई चढ़ गया तो अब लगा, वहां के राजा थे हरि सिंह, राजा हरि सिंह थे और हरि सिंह को लगा कि हम यहां पर अब बच नहीं पाएंगे पाकिस्तान से। ये तुरंत भागे भागे आए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। नेहरू ने सीधे कहा कि हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं, उसके जिम्मेदार हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि आप हमसे हमारे जो है कि
हमसे मिल जाइए, तभी हम आपको जो है कि आपके सेना को भेज सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मिला और वहां पर एक उनको विशेष दर्जा दी गई थी, धारा 370। ये कुछ विशेष है, उसके लिए अलग से बता देंगे आपको। और इसके बाद यह भी मिल गया। और जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया? जूनागढ़ की जो जनता थी हिंदू थी ज्यादातर, और वहां का जो राजा था मुस्लिम था, तो वहां को जनमत कराया गया, वोट कराई गई, कितने लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं और कितने लोग यहां रहना चाहते हैं। तो पता लगा कि वहां का कोई भी हिंदू पाकिस्तान नहीं जाना चाहता था, इसलिए जो है उसको जनमत संग्रह द्वारा मिला लिया गया। यह लोकतंत्र की प्रक्रिया है, देशी रियासतों का उनकी एकीकरण की प्रक्रिया है। और विलय की जो प्रक्रियाएं थी मैंने आपको सब बताया, और आप इतना पढ़िए। इसके लिए अगले वीडियो में हम इससे बचे हुए जो बातें हैं हम इसको अगली वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में।